अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा ऑर्थोडोंटिक्स चैप्टर 1। और ये प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड्स मैंने लॉरा मिचल्स की बुक से बनाई है। और आप लोग भी वो बुक पढ़ें। इसमें जो आपने मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, अगर आपने इन डेप्थ में पढ़ना है तो वो बुक पढ़ें। और आई एज्यूम के मुझे जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या रेजिडेंट्स हैं या आईएनबीटी की प्रेप कर रहे हैं। तो हर कैटेगरी के लिए ये मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ ऑर्थोडोंटिक्स की। सो स्लाइड बाय स्लाइड मैं आगे गो थ्रू करूँगा, और स्लाइड्स मैं कोशिश करूँगा कि वर्ड टू वर्ड ना पढूं, बल्कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट दूं कि है क्या ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम ऑर्थोडोंटिक्स करते क्यों हैं। क्योंकि ऑर्थोडोंटिक्स से हमारे जेहन में, या जो फर्स्ट टाइम ऑर्थोडोंटिक्स का नाम सुन रहा है उसके जेहन में आता है ब्रेसेस। ठीक है, लेकिन ब्रेसेस एक बहुत जेनेरिक टर्म है जो कि पेशेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम टेक्निकल टर्म में ब्रेसेस वर्ड नहीं यूज करते कभी भी। ऑर्थोडोंटिक्स में हम ब्रेसेस एक, आप समझें कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, और ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर हम उस एक एक अप्लायंस को पढ़ेंगे जो कि जिससे ब्रेसेस बनते हैं। ठीक है, और अभी इसके अंदर आपको वो पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, सो यू विल गेट टू नो। अच्छा, सो व्हाट इज़ ऑर्थोडोंटिक्स। ये आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, जिनको चाहिए हो वो मुझे डीएम कर दीजिएगा। It is a branch of dentistry focused on facial growth and occlusion। ठीक है, सो बेसिकली ऑर्थोडोंटिक्स में ये होता है, जो फेशियल ग्रोथ वाली स्टेज आती है जिसमें ऑर्थोडोंटिक्स को की हम इंटरवेंशन करते हैं, वो तब होती है जब एक ग्रोइंग एज में हम ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं। ठीक है, मसलन एक लड़की है, वो 11 साल की है, 12 साल की है, अपनी प्यूबर्टी की एज में है, तो हमें एज अ डेंटिस्ट या एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट नज़र आ रहा है कि इनकी फेशियल ग्रोथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो उस सिनेरियो में हम ऑर्थोडोंटिक्स करेंगे। मतलब हम पहले देखेंगे कि ये फेशियल का जो इनका ग्रोथ का इशू है, ये दांत लेवल का है, मतलब सिर्फ दांतों का आगे पीछे होना इशू है, या बोन लेवल का मसला है, मतलब बोन ही आगे प्रोट्रूडेड है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से इनकी फेशियल ग्रोथ अनइवन है। ठीक है, और अक्लूजन लेवल पे जब हम ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं, जब हमें लग रहा है कि मसला सिर्फ दांतों की अलाइनमेंट में है, और दांतों का आगे पीछे होना, उनकी अलाइनमेंट उस लेवल का सिर्फ इशू है, तो फिर उस केस में भी हम ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं। तो ये दोनों केसेस में हम ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं, चाहे फेशियल ग्रोथ लेवल पे हो, जिसमें पीछे बोन स्केलेटन लेवल पे कोई इशू है, उस लेवल पे भी हम ऑर्थोडोंटिक्स करेंगे, और अगर दांतों लेवल पे है तो उस पे भी हम ऑर्थोडोंटिक्स करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जिस तरह हर डिपार्टमेंट में होता है, एंडो में होता है, ओएमएफएस में होता है, कि हम पहले डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, उसके कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनको हम देखते हैं, जो कि आपको आगे अगले चैप्टर्स में पता चलेगा, और फिर हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो उस पेशेंट के लिहाज से है, कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान नहीं है कि इस केस में यही करेंगे, इस केस में यही करेंगे, नहीं। ट्रीटमेंट प्लान बहुत चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए हम प्लान करते हैं, जिसमें उसका सॉफ्ट टिश्यू है कि उसके लिप्स कैसे हैं, उसका नोज़ कैसा है, उसका फोरहेड कैसा है। हम एक एक फैक्टर को आगे कवर करेंगे, और एक एक फैक्टर को हम देख के ऑर्थोडोंटिक्स का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि
ये ऐसे है तो हम ऐसे कर देंगे। हर पेशेंट के लिहाज से उसकी नीड डिफरेंट होगी, जिसकी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। मेल एक्लूजन। अच्छा, मेल एक्लूजन आपको वर्ड से समझ लग रही होगी कि एनीथिंग विच इज डिविएटेड फ्रॉम आइडियल टूथ अलाइनमेंट। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कुछ लोगों के दांत बिल्कुल आइडियल होते हैं। ठीक है, उनकी अपर आर्च ऐसे वेल अलाइंड होती है, लोअर आर्च वेल अलाइंड होती है। ठीक है, उससे और मोस्टली लोगों का ये नहीं भी होता। ठीक है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि इनकी टूथ अलाइनमेंट नॉर्मल से डिविएट कर रही है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड मेल ओक्लूजन। कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो लोअर इंसाइजर्स हैं, नीचे वाले दांत हैं, वो आगे पीछे हैं, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत आगे है, कोई स्टेयर केस की तरह है। ठीक है, क्राउडिंग हुई हुई है नीचे वाले दांतों में, तो दिस इज कॉल्ड मेल ओक्लूजन। ठीक है, इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड परफेक्ट एक्लूजन। और मेल एक्लूजन 80% जेनेटिक्स की वजह से होती है। आपकी जेनेटिक्स में होता है तो वो मेल एक्लूजन होती है। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह के ट्रॉमा होता है, जिस तरह के और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो वजह होती है मेल एक्लूजन की वो जेनेटिक्स है। प्रेवलेंस ऑफ मेल एक्लूजन। अच्छा, रैशनल फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, रैशनल मीन्स के हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, किन कंसर्न्स के साथ हमारे पास पेशेंट आता है कि हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करें। पहला कंसर्न, एस्थेटिक्स। पेशेंट को अपने दांत नहीं पसंद होते, उनकी अलाइनमेंट से वो नहीं सेटिस्फाइड होता, कंटेंट नहीं होता। वो कहता है कि मुझे एस्थेटिकली मेरे दांत नहीं पसंद, तो उस केस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसकी डेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। डेंटल हेल्थ ऐसे अफेक्ट हो रही है कि दांतों में खाना फंस रहा है, दांतों के बहुत आगे पीछे होने की वजह से जो दांतों के इर्द गिर्द पेरियोडोंटल सपोर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और जिसकी वजह से उसको और तरह के इश्यूज आ रहे हैं। और कई केसेस में केरीज भी होती है, लेकिन केरीज बहुत रेयर होती है। लेकिन मोस्टली लोगों को जो ऑर्थोडोंटिक्स जिनकी मेल ओक्लूजन होती है उनको पेरियोडोंटल इश्यूज ज़्यादा आते हैं। केरीज का कोरिलेशन इस सिनेरियो में कम है, पेरियोडोंटल डिजीज का ज़्यादा है। ठीक है, तो उनकी डेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर फंक्शन, कि वो बाइट उनकी बाइट नहीं ठीक से हो रही होती, उनके दांत लग रहे होते हैं आगे वाले दोनों। ठीक है, एज टू एज बाइट होती है, या फिर नीचे वाले दांत इतने पीछे होते हैं कि वो सीधा तालू पे मतलब पैलेट पे जाके लगते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और फिर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी साइको सोशल वेलबींग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ केयरफुल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट। रिस्क बेनिफिट असेसमेंट कहते हैं कि एक ट्रीटमेंट में हम रिस्क को एक तरफ रखते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं इसके रिस्क क्या क्या है। इसमें रीलैप्स के चांसेस हैं, कि जो हमने रीलैप्स का मतलब है कि जो हमने ट्रीटमेंट किया, हमने दांत तो सीधे कर दिए, और थोड़ी देर बाद पता पता चले कोई 6 महीने बाद वो दांत वैसे ही दोबारा से टेढ़े मेढ़े मेढ़े हो जाएं। ठीक है, आगे पीछे हो जाएं, क्राउडिंग हो जाए। ठीक है, तो वो एक रिस्क हमें देखना पड़ता है कि रीलैप्स का रिस्क है। फिर और रिस्क हमें देखने पड़ते हैं कि ये जो हम दांतों को कर रहे हैं अलाइन, इससे कोई पेरियोडोंटली तो कोई इशू नहीं हो जाएगा, कोई बोन सपोर्ट का इशू तो नहीं हो जाएगा, कोई इस तरह का तो नहीं इशू होगा कि खाना फंसना शुरू हो जाए उसमें। तो रिस्क्स हम देखते हैं, जो कि मल्टीपल रिस्क्स होते हैं, और फिर हम बेनिफिट भी देखते हैं।
तो हम पहले से ट्रीटमेंट करने से पहले ये रिस्क बेनिफिट असेसमेंट को हम एवेल्युएट कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नीड असेस्ड यूजिंग इंडिसेस लाइक IOTN। अब ये चीज़ आप लॉरा मिचल से पढ़ सकते हैं। इसमें इंडिसेस बने हुए हैं IOTN के, ठीक है। मेरी नज़र में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आप पढ़ लें, आप डिटेल्ड पढ़ें लॉरा मिचल से। Unmet needs and inequality. Higher in deprived areas, access and affordability are key barriers। अच्छा, अब हर कोई तो नहीं ये चीज़ अफोर्ड कर पाता, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता और हर किसी को अवेयरनेस भी नहीं है। तो इस वजह से बहुत से लोगों को ऑर्थोडोंटिक इशू होता है और वो देन दे आर लिविंग विद इट। डिमांड फॉर ऑर्थोडोंटिक्स ड्रिवन बाय अवेयरनेस स्पेशली अमंग फीमेल्स ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी लुक्स के बारे में और अपनी एस्थेटिक्स के बारे में। तो उनमें ज़्यादा होता है हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में। ऑब्वियसली दैट मेक सेंस कि जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो अपना इस इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उनको ज़रा सा भी लगता है कि ये इशू है तो वो उसको एड्रेस करेंगे। ग्रोइंग डिमांड अमंग एडल्ट्स ड्यू टू एस्थेटिक अप्लायंसेस, ठीक है। जो अब जिस तरह के अब आपको पता है कि इनविजिलाइन आ गए हुए हैं, ठीक है। इनविजिबल ब्रेसेस उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा अपनी उस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, ऑर्थोडोंटिक्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है। डेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। अच्छा, अब ये चीज़ सब्जेक्टिव है। डेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हो भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि डेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय वो रिस्क वाली चीज़ हो जाए कि हमने चीज़ को ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिक्स की है, लेकिन स्टिल कोई और मसला आ गया। मिसाल है कि वी डिड ऑर्थोडोंटिक्स टू प्रिवेंट लोकलाइज्ड पेरियोडोंटल इश्यूज एंड ट्रॉमा, के दांत आगे पीछे थे पहले से, उसकी वजह से पेरियोडोंटल इशू आ रहा था। पेरियोडोंटल इशू का मतलब ये है कि गम्स के अंदर खाना फंस रहा है, गम्स की ब्लीडिंग हो रही है दांतों के आगे पीछे होने की वजह से। और जो गम्स या जिंजिवा जिसे कहते हैं, ठीक है, गम्स तो एक नॉन टेक्निकल टर्म है, फॉर यू पीपल इट्स जिंजिवा। तो जिंजिवा की जो लाइनिंग है वो थिन हो गई है दांतों की नॉन अलाइनमेंट की वजह से, जिसकी वजह से पेरियोडोंटल इश्यूज आते हैं, ठीक है। और फिर ट्रॉमा भी आता है इसके अंदर कि अगर आपको ट्रॉमा हो गया, कोई लेट से कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से दांतों की अलाइनमेंट में आपका इशू आ गया, तो उस वजह से भी आपका ये हो सकता है, जिसकी वजह से हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करते हैं। इम्पैक्टेड और एक्टोपिक टीथ में नीड इंटरवेंशन। जो जाहिर सी बात है जिनके दांत इम्पैक्टेड हैं और एक्टोपिक हैं, ठीक है, उन उस केस में हम करेंगे उस इम्पैक्टेड दांत को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और एक्टोपिक टीथ कहते हैं कि जो दांत बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ही रहते हैं, उनको एक्टोपिक टीथ कहते हैं। Periodontal problems. Crowding can cause gingival recession, class 3 malocclusions and traumatic overbites increase risk। यही वो बात है जो अभी रिपीट हो रही है कि पेरियोडोंटल क्या क्या इश्यूज आते हैं जो कि पहले से होते हैं, जो एक ऑर्थोडोंटिक्स का हमारे पास पेशेंट आता है, उसको
पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स होते हैं पहले से क्राउडिंग की वजह से, दांतों के आगे पीछे की होने की वजह से, जिसके लिए भी हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, क्राउडिंग कैन कॉज जिंजिवल रिसेशन। जब दांत आगे पीछे हैं तो जिंजिवा थिन हो जाएगा और रिसीड होना करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उस केस में हमें वो उन पेशेंट्स को अपने दांतों का एक्स्ट्रा उनको केयर करनी पड़ती है, स्पेशली फ्रंट टीथ की, जिनके अंदर क्राउडिंग है, तो उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है उनको, क्योंकि उधर ही जिंजिवल रिसेशन होती है और उधर ही प्लेक एंड कैलकुलस के डिपॉजिट्स होने के भी चांसेस हैं और बिल्डअप के चांसेस हैं, जिसकी वजह से मज़ीद जिंजिवल और पेरियोडोंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो क्राउडिंग के पेशेंट्स को बहुत रेगुलर अपनी देखभाल करनी पड़ती है, इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, इन टर्म्स ऑफ अपनी ओवरऑल दांतों की केयर करने में। क्लास 3 मेल इक्लूजन्स एंड ट्रोमेटिक ओवरबाइट्स इंक्रीज रिस्क। क्लास 3 मेल इक्लूजन्स हम कहते हैं जब नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांतों से आगे हों। मसलन ये है कि मैं एक मिनट आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे वाले दांत हैं और ये ऊपर वाले दांत हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखें, साइड व्यू है ये नीचे वाले दांत आगे की तरफ हैं, आपके नीचे वाले आगे, और ये ऊपर वाले पीछे की तरफ हैं, तो इसे कहते हैं क्लास 3। और इसकी वजह से ये इशू होता है हमें कि ट्रोमेटिक ओवरबाइट्स। ठीक है, ट्रोमेटिक ओवरबाइट होती है कि ये वाला जो दांत है ये यहाँ पे जाके लगता है और ये वाला दांत भी इस तरह ऊपर जो लेबियल जिंजिवा है उस पे लगेगा जाके, इस दांत का जो है, जिसकी वजह से जिंजिवा की स्ट्रिपिंग हो सकती है, जिंजिवा रिसीड हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो इसे कहते हैं ट्रोमेटिक ओवरबाइट। ये प्रॉब्लम्स होती हैं उन पेशेंट्स को जो ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं अपनी बात यहाँ रिपीट करूँगा कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हमेशा 100% ये गारंटी नहीं देता कि ये मसले 100% आपके ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपकी जेनेटिक्स पे वेरी करता है या आपके रीलैप्स पे वेरी करता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक बेहतरी आ जाती है। चीज़ें कभी भी नेचुरल की तरह वैसी नहीं हो सकती, लेकिन यस बेहतरी आ जाती है इन सब चीज़ों में। ये पहले से आपको 80% आप कह सकते हैं, 70 to 80% आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने से ये मसले 70 से 80% हल हो जाते हैं, लेकिन कभी भी 100% नहीं होते। दैट्स दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। But yeah, I mean, every book has their own perspective on this. ओवरजेट। अच्छा, डेंटल ट्रॉमा जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? डेंटल ट्रॉमा होता ही तब है जब हमारा ओवरजेट हो। ठीक है, ओवरजेट का मतलब ये है कि ये ऊपर वाले दांत हैं, आप इनको देखें इस तरह से, और ये नीचे वाले दांत हैं, इस तरह से देखें। और ये जो स्पेस होती है ना, हॉरिजॉन्टल स्पेस, इसे कहते हैं ओवर जेट। और अगर ये 3 mm से ज़्यादा हो
तो रिस्क बढ़ जाता है डेंटल ट्रॉमा का कि ये वाले जो दांत हैं ये नीचे लगते हैं और ये वाला जो दांत है ये ऊपर जाके पैलेट पे लगता है, पैलेट पे लगता है ये दांत, ठीक है, जिसकी वजह से पैलेट को डैमेज हो जाता है। माउथ गार्ड्स इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स इस केसेस में। और ट्रॉमा इस तरह से भी होता है कि मिसाल है ये वाला आपका दांत बहुत आगे है, इतना आगे है कि लिप्स को भी बाहर की तरफ कर रहा है, तो हल्की सी भी कोई चीज आपको लगेगी, हल्की सी भी कोई चीज आपको लगेगी तो वो इस दांत को हर्ट कर सकती है, ठीक है। इस वजह से जिनका ये चीज, जिनके आगे वाले दांत बहुत अ, आगे की तरफ होते हैं उनका ओवरजेट भी ज्यादा होता है और उनको ट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टूथ इम्पेक्शन, इक्टोपिक और सुपर न्यूमररी टीथ में कॉज इश्यूज कैन लीड टू रूट रिजॉर्प्शन और सिस्ट फॉर्मेशन। ओके, और हम इस वजह से ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करते हैं कि जो कुछ लोगों के दांत इम्पेक्टेड होते हैं, टूथ इम्पेक्शन हुई होती है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। मिसाल है एक पेशेंट है, उसके उसका दांत ओपीजी में पता चला है कि उसका दांत इम्पेक्टेड है कोई, और वो साथ वाले दांत की रूट को रिजॉर्व कर रहा है, तो साथ वाला दांत भी फिर अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, उसकी भी रूट रिजॉर्प्शन हो रही है साथ वाले दांत की, ठीक है। जो जो दांत इम्पेक्टेड होते हैं वो उनमें चांसेस हैं कि वो रूट को रिजॉल्व करें। आई मीन नॉट एवरी इम्पैक्टेड टीथ, बट मोस्टली इम्पैक्टेड टीथ जो हैं वो साथ वाले दांत की रूट को रिजॉल्व करते हैं और सिस्ट फॉर्मेशन भी कॉज करते हैं। जिस तरह के जो थर्ड मोलर इम्पैक्टेड होते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, एक सिस्ट होती है डेंटिजरस सिस्ट, ठीक है। तो वो मोस्टली इम्पैक्टेड टीथ को सराउंड कर रही होती है सिस्ट, उसे डेंटिजरस सिस्ट कहते हैं हम थर्ड मोलर में। अच्छा, केरीज एंड पेरियोडोंटल डिजीज। अच्छा, अब जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि देर इज नो स्ट्रॉन्ग लिंक विद मेल एक्लूजन, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी के दांत मेल एक्लूडेड हैं, आगे पीछे हैं, अलाइंड नहीं हैं, तो उनको लाजमन केरीज और पेरियोडोंटल डिजीज होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन केरीज का तो डायरेक्ट लिंक नहीं है मेल एक्लूजन के साथ, नो स्ट्रॉन्ग। लेकिन पेरियोडोंटल डिजीज का स्टिल हम कह सकते हैं कि मेल एक्लूजन में होने के चांसेस हैं, बट स्टिल देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ओरल हाइजीन मोर क्रिटिकल देन अलाइनमेंट, मतलब केरीज एंड पेरियोडोंटल डिजीज में ओरल हाइजीन ज्यादा रोल प्ले करती है देन दांतों की जो अलाइनमेंट है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन, इसका भी कोई वो नहीं है डायरेक्ट कोरिलेशन के, जिनको जिनके दांत मेल ओक्लूडेड हैं उनको टीएमडी होनी होनी है। देर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, एंड वी बिलीव कि जो टीएमडी है वो मल्टी फैक्टोरियल है, मल्टीपल कॉजेज की वजह से वो होता है, वो सिर्फ मेल ओक्लूडेड टीथ की वजह से नहीं होता। और ऑर्थोडोंटिक्स इज नॉट अ क्योर और कंसिस्टेंट कॉज, ना ये कॉज है ना इसको ठीक करने से आपके टीएमडी में बहुत कोई फर्क पड़ेगा। ओरल हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसमें वही फैक्टर्स हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने से क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, आपकी अपीयरेंस इम्प्रूव होती है, पेशेंट की फंक्शन इम्प्रूव होता है, स्पीच इम्प्रूव होती है। स्पीच एक बहुत बड़ी चीज़ है, दांतों जो दांत
दांतों की अलाइनमेंट है वो स्पीच पे बहुत अफेक्ट करती है। तो स्पीच is one of the things which I didn't mention before, but now I'm mentioning speech has has a lot of correlation with दांतों की जो अलाइनमेंट है आपकी। ठीक है, दांत कोई आगे पीछे है, कोई दांत नहीं ठीक से अलाइंड, तो आपकी स्पीच पे इम्पेक्ट पड़ता है उसका, बिकॉज योर लिप्स आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग अ रोल with your teeth to produce sound. ठीक है, तो या and social factors, it improves confidence and reduces victimization. खैर आजकल तो ये this means के people who get bullied because of their oral appearance and oral issues, ठीक है, but yeah, I mean, because now there is awareness, so I don't think this thing happens anymore. But yeah, if it happens, so I mean, yeah, you can get your orthodontics treatment, but at the end, I mean, you have to embrace how it is. Masticatory function and speech. Severe malocclusions may impair eating. ठीक है, अच्छा, अब एक पेशेंट है, उसके दांत अगर बहुत मेल ओक्लूडेड है, आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसकी स्पीच पे असर होगा, जिस तरह के मैंने पहले कहा। और उसके खाने पीने में, दांत आगे पीछे हैं, खा वो कोई चीज रहा है, खा दांतों में भी फंस रहा है, और खाया भी नहीं ठीक से जा रहा, तो ये बहुत इश्यू होता है। फंक्शन मींस खाना, मैस्टिकेटरी फंक्शन, चबाना, और स्पीच, ये भी फंक्शन में आती है। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि अफेक्ट होती हैं, और आई पर्सनली थिंक कि यही मेन चीज है जिसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट लोग ज्यादातर करवाते हैं। और सेकंड नंबर पे एस्थेटिक्स है। ओपन बाइट्स और गैप्स कैन अफेक्ट स्पीच, या ओपन बाइट क्या होती है मैं बता दूं। ओपन बाइट होती है कि ये आपका ऊपर ऊपर वाला दांत है, और ये आपके नीचे वाला दांत है, और पीछे वाले दांत आपके जल्दी लग रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आ गया। इसे कहते हैं ओपन बाइट। साइकोसोशल इम्पैक्ट, मेल में लोअर सेल्फ एस्टीम, नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्लिनिकल सिवियरिटी, या एज आई टोल्ड यू कि it does affect your self esteem, but these things are not fully correlated. I mean, aesthetics and the function are still the main reasons people seek this, other than any other thing. ठीक है, risks of orthodontic treatment, it includes root resorption, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज एंड रिलैप्स। अब जैसे कि मैंने पहले आपको ये बात की थी कि जब भी हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हम उसके रिस्क्स देखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ही होना है। कुछ केसेस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने का नुकसान भी हो जाता है कि आप, फॉर एग्जांपल, हम अलाइनमेंट कर रहे हैं दांतों की, ठीक है, एक दांत पे आर्च वायर की वजह से या तार की वजह से जोर इतना लगा कि उसकी रूट रिजॉल्व होना शुरू हो गई। ठीक है, ये एक सिनेरियो है जिसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है कि आपने पावर चेन लगाई, ठीक है, वो आपके गम्स में या जिंजिवा में इम्पैक्ट करना शुरू हो गई, उसको करना शुरू हो गई, यू कैन से पिंच करना शुरू हो गई, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो सकता है।
और रीलैप्स हो सकता है कि आपने ट्रीटमेंट किया, दांत बिल्कुल अलाइन किए, 6 मंथ्स बाद देखा वो दोबारा से मिस अलाइंड हो गए, मेल ओक्लूडेड हो गए। तो ये कुछ रिस्क्स हैं जो कि हम देखते हैं। Root resorption inevitable to some extent in fixed appliances, worse in previously traumatized और शॉर्ट रूटेड टूथ। अच्छा, अब रूट रिजॉर्प्शन के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा है जिनको या तो प्रीवियसली फिजिकल ट्रॉमा हुआ है या उनके दांत शॉर्ट रूटेड हैं। पेरियोडोंटल सपोर्ट एंड मिनरलाइजेशन, अप्लायंस में रिड्यूस क्लीनिंग एक्सेस। अच्छा, एक ये भी है ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट का अ, नुकसान आप कह सकते हैं कि आपको दांत साफ करने के लिए एक्सेस ही नहीं मिलती, आप ठीक से दांत नहीं साफ कर सकते। वाइट स्पॉट लीजन्स कैन फॉर्म इफ हाइजीन इज पुअर, और अगर आप दांत अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो केरीज और केरीज या वाइट स्पॉट लीजन्स फॉर्म हो सकते हैं। Enamel, soft tissue and pulpal risks. Improper appliance use can damage enamel. Ulceration and pulp injury are possible. Yeah, so improper appliance जब हम यूज करते हैं, कहीं जोर ज्यादा लग गया, ठीक है, ब्रैकेट हम लगा रहे हैं दांत पे, ब्रैकेट रिमूव करते वक्त हमसे कोई गलती हुई, ठीक है, इट इज, जब हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट ब्रेसेस का ही या फिक्स्ड अप्लायंस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, और उसकी हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग की वजह से हमारे दांतों का जो इनेमल है वो डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा जो हुक्स हैं वो अल्सरेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है, आपके चीक्स को अल्सरेट कर सकते हैं, पल्प इंजरी हो सकती है आपकी। तो पल्प इंजरी इस तरह से हो सकती है कि आप आप ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ज़्यादा दांत को कर दिया, कह लें कि प्रेपरेशन दांत की ज़्यादा कर दी, ज़्यादा आपने उसको ख़त्म कर दिया दांत को, हल्का सा करने के बजाय, तो पल्प इंजरी उससे हो सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ओरल डैमेज एंड रीलैप्स, फिर ये है कि एक्स्ट्रा ओरल डैमेज भी हो सकता है उन केसेस में कि आप हेड गियर पहन रहे हैं। अब हेड गियर आपको आगे पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है। और रिटेंशन नीडेड टू प्रिवेंट रीलैप्स। अच्छा, रीलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम रिटेनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हर हम हर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर्स यूज़ करते हैं फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1.5 year, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, कि दांत रीलैप्स ना हो जाए, पहले की तरह ना हो जाए या उनमें स्पेस ना आ जाए। तो हम रिटेनर्स यूज़ करते हैं, पेशेंट्स को रिटेनर्स देते हैं जो कि उनको पहनने पड़ते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि वैक्यूम फॉर्म रिटेनर्स होते हैं, बॉन्डेड रिटेनर्स होते हैं। तो कभी कभी अप्लायंसेस भी रिटेनर्स की तरह यूज़ हो जाती हैं, जैसे कि हॉलेज अप्लायंस है, इफ यू हैव हर्ड, वरना आगे आपको पता चलेगा। Failure to achieve objectives caused by poor diagnosis, planning और compliance, ठीक है। आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट 6 महीने मतलब साल बाद, 1.5 साल बाद फेल हो गया, ठीक है। क्या क्या वजह हो सकती है? पहली वजह हो सकती है कि एज अ डेंटिस्ट आपने डायग्नोसिस ही ठीक नहीं किया, पुअर डायग्नोसिस, जिसकी वजह से फिर पुअर प्लानिंग हुई, प्लानिंग भी फिर डायग्नोसिस पे क्योंकि बेस कर रही होती है तो प्लानिंग भी इफेक्ट हुई, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे पेशेंट कंप्लायंस, के पेशेंट
दांतों की टेक केयर नहीं कर रहा था, अगर एक्स्ट्रा ओरल डिवाइस उसको दी हुई थी, फॉर एग्जांपल हेड गियर या कोई रिमूवेबल अप्लायंस थी उसको, एक ग्रोइंग पेशेंट को हमने पहनने के लिए, 13-14 साल के पेशेंट को हमने पहनने के लिए दी थी, वो पहनता ही नहीं था, ठीक है, उसे कहते हैं कि ही हैड अ पुअर कंप्लायंस, ठीक है। और ब्रेसेस के केसेस में या फिक्स्ड अप्लायंस के केसेस में हम कह सकते हैं कि पेशेंट डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज ओरल हेल्थ, और जो कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी ओरल हेल्थ का व्हेन इट कम्स टू ब्रेसेस, राइट। तो या दिस इज द रीजंस। लॉन्ग टर्म सक्सेस नीड्स cooperation and retention. Discussing treatment need involves patient and family in decision making. Balance expectations with realistic outcomes. अच्छा, एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप इंशाल्लाह डेंटिस्ट बन जाएंगे और अ, आपके पास पेशेंट आएगा, ठीक है, तो आपको रियलिस्टिकली ही आप उसको आउटकम्स बताने हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। अब आपके पास इस तरह से अगर पेशेंट आए जिसको फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे आप जेनिफर एनिस्टन जैसी स्माइल दे दें, तो आप ऐसे पेशेंट को समझाएंगे कि ऐसा नहीं पॉसिबल, आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को पहले से मोल्ड करेंगे, बजाय आप आगे से कहें कि हाँ हाँ मैं आपको जेनिफर एनिस्टन से भी अच्छी दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या कोई किसी हॉलीवुड एक्टर का वो एक्ट्रेसेस का नाम ले कि जी इस तरह की कर दो, एंजेलिना जोली जैसी स्माइल कर दो, तो वो नहीं पॉसिबल, ठीक है। दैट्स वाई यू हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट कि दिस इज पॉसिबल, दिस कैन बी डन, एंड दिस इज ऑनेस्टी ऑलवेज विंस। ऑनेस्टी, अगर किसी पेशेंट को लगता है यू आर टू ब्लंट, यू आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, दीज आर माई वैल्यूज जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड वेल कम्युनिकेटेड, ठीक है। डोंट मेक, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ पेशेंट्स, कह लो कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। और इसमें आप पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर को ज़रूर ऑन बोर्ड रखें, एक फैमिली मेंबर होना चाहिए उनका साथ, जो कि जिनके साथ आप जिनकी निगरानी में आप उनके साथ ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। अच्छा, की टेक अवेज, ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस जिस तरह के मैंने पहले बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर केस में आप हर पेशेंट के केस में आप रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हर पेशेंट का उसके लिहाज से बनता है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल लॉ कि इस पेशेंट में ये कर देते हैं और इसमें और हर में ही वो चलता रहेगा, नहीं। हर पेशेंट की सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल, फेशियल प्रोफाइल, दांतों की मैल एक्लूजन, फिर स्केलेटल प्रोफाइल, ये 3-4 फैक्टर्स को हम देखने के बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, ठीक है। और when you start making treatment plan again and again, yes, then uh, it gets kind of a routine thing. Informed consent होना चाहिए, collaboration and collaboration are essential, ठीक है। तो ये है जी आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। और इसमें ये है कि आपको बेसिक ऑर्थोडोंटिक्स क्या है और कैसे हमने आगे उसको लेके चलना है, क्या क्या इसके अंदर मेन चीज़ें हैं, व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट अबाउट, ठीक है। पेशेंट हमारे पास क्यों आता है, पेशेंट किन इश्यूज़ के साथ आता है, किन इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के क्या रिस्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके अंदर कौन से फैक्टर्स
कोरिलेटेड हैं, कौन से लेस कोरिलेटेड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की हैं। सो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।